गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के लिए आदिकाल के नामकरण के बारे में। विक्रम संवत 1050 से 1375 के मध्य में जो साहित्य लिखा गया उसका अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दे दिया। अब किस नाम को स्वीकार किया जाए और किन नामों को अस्वीकार किया जाए और किस आधार पर उनको अस्वीकार किया जाए और जिस नाम को हम स्वीकार कर रहे हैं उसको किस आधार पर स्वीकार किया जाए, यह एक समस्यात्मक टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृतायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने इस युग के अलग अलग नाम दे दिए। सबसे पहले चर्चा करें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। सबसे पहले तो समस्या खड़ी क्यों हुई, क्योंकि आदिकाल में अलग अलग प्रकार के साहित्य लिखे गए। जैन साहित्य जिसमें महावीर स्वामी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार है, सिद्ध साहित्य जिसमें सिद्ध कवियों द्वारा जो लिखा गया, नाथ साहित्य जो नाथ कवियों द्वारा लिखा गया, प्राकृत साहित्य अमीर खुसरो, विद्यापति और रासो साहित्य जो चारण कवियों द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार ये 5-6 प्रकार का जो साहित्य लिखा गया, 5-6 प्रकार के साहित्य लिखे जाने पर अलग अलग आलोचकों ने इस युग के अलग अलग नाम दे दिए। रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नाम दिया वीरगाथा काल। उन्होंने चारण साहित्य के आधार पर अर्थात रासो साहित्य के आधार पर उन्होंने माना कि इस युग में युद्धों की अधिकता है, अर्थात साहित्य में युद्धों का बहुत सजीव और चित्रात्मक वर्णन है। इस युग का जो कवि है वो कलम के साथ साथ करबालग्राही भी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नाम वीरगाथा काल नाम दे दिया। अब इस नाम को अस्वीकार क्यों करते हैं, क्योंकि इस युग के वीरगाथा काल नाम को स्वीकार करने पर अन्य प्रकार का जो साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, अमीर खुसरो है, विद्यापति है, वो इस नाम की परिधि से छूट जाते हैं। अर्थात ये टाइटल अपने आप में उन जो अलग अलग प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं उनको अपने में समाहित नहीं कर पाता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम को एकांगी नाम होने के कारण इसको अस्वीकार करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग का नाम दिया बीजवपन काल। नाम तो उनका ठीक ठाक था, लेकिन उन्होंने नाम देने के बाद कोई तर्क नहीं दिए, इसलिए इस नाम को भी अस्वीकार करते हैं। अगला जो नाम है वो है सिद्ध सामंत काल, जो राहुल संस्कृतायन ने दिया। राहुल संस्कृतायन ने इसको 2 नाम देने का प्रयास किया कि सिद्धों द्वारा लिखा गया साहित्य और सामंतों की प्रेरणा से चारणों द्वारा लिखा गया साहित्य। तो अर्थात सिद्ध कवियों का साहित्य इसमें समाहित हो जाता है, चारण साहित्य इसमें समाहित हो जाता है। तो उन्होंने इसके 2 नाम देने के प्रयास किए। अब इस नाम को भी बाद के विद्वानों ने अस्वीकार किया। कारण क्या रहा कि इस नाम की परिधि से भी नाथ साहित्य और जैन साहित्य छूट जाता है, तो यह नाम भी अपने आप में अधूरा रहा। तो रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल, राहुल संस्कृतायन का सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीजवपन काल को बाद के विद्वानों ने अस्वीकार किया। अब नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस युग का जो नाम दिया वो दिया संधि काल और चारण काल। उन्होंने भी 2 नाम देने के प्रयास किए। संधि काल से मतलब कि अपभ्रंश भाषा छूटती जा रही थी और हिंदी भाषा का प्रारंभ हो रहा था, तो दोनों भाषाओं का यह संधि स्थल है, इसलिए इस युग का नाम संधि काल। और चारणों द्वारा इस युग में साहित्य लिखा गया है, इसलिए इस युग का नाम चारण काल। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी 2 नाम देने के प्रयास किए। इस नाम को भी इसी आधार पर स्वीकार किया जाएगा क्योंकि यह नाम भी अपने आप में आधा अधूरा है। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन ने दिया, उसमें भी उन्होंने 2 नाम देने के प्रयास किए, इन्होंने भी 2 नाम देने के प्रयास किए। इस नाम की परिधि से भी, संधि काल और चारण काल की नाम की परिधि से भी नाथ साहित्य और जैन साहित्य, अमीर खुसरो और विद्यापति ये कवि इससे छूट जाते हैं। अर्थात इस नाम को भी हम पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सकते। अब जो सर्वमान्य नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विक्रम संवत 1050 से 1375 के मध्य में लिखे गए साहित्य का जो नाम है वो आदिकाल नाम दिया। आदि से उनका सीधा अर्थ ये नहीं था कि ये शुरुआत का युग है, प्रारंभिक युग है। उनका जो तर्क था वो ये था कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के काल में, अब तक 1050 से लेकर अब तक लगभग 1000 वर्ष का समय पूरा हो गया है। इस 1000 वर्ष के काल में जितनी भी साहित्यिक प्रवृत्तियां, जैसे श्रृंगार, वीर, नीति, राष्ट्रभक्ति और भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से जितना भी विकास हुआ है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इन सब में जितना भी विकास हुआ है, उन सब की मूल जो प्रसव वेला है वो आदिकाल है। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उन सब प्रवृत्तियों का जो मूल उद्गम स्रोत है वो आदिकालीन समय है। जो ये एक वृक्ष बना है, उस वृक्ष की जो जड़ें हैं, उन सब की जड़ें आदिकाल में मिलती हैं। चाहे भक्ति की प्रवृत्ति से हो, चाहे नीति की प्रवृत्ति से हो, चाहे राष्ट्रभक्ति की प्रवृत्ति से हो, चाहे प्रकृति चित्रण की दृष्टि से हो। जो आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रकृति का जो चित्रण हिंदी साहित्य के इतिहास में हुआ है, उन सब का जो मूल उद्गम स्रोत है वो आदिकाल है। भाषा की दृष्टि से हो, राजस्थानी, ब्रज, इन सब का जो मूल उद्गम स्रोत है वो डिंगल पिंगल आदिकालीन साहित्य में मिलता है। इस तरह भाषा की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, प्रवृत्तियों की दृष्टि से, इन सब का जो मूल उद्गम स्रोत है, प्रसव वेला है, वो आदिकाल है। इसलिए इस युग का जो नाम है वो आदिकाल नाम ही होना चाहिए, और बाद के सभी विद्वानों ने लगभग इस नाम को स्वीकार कर लिया। इस तरह आदिकाल का जो नामकरण की समस्या है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज भवन काल नाम दिया, राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल चारण काल नाम दिया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल नाम दिया, इन सब में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आदिकाल नाम है उसको बाद के विद्वानों ने लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए इस युग का जो नाम है, सर्वमान्य जो नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास का 1050 से 1375 के मध्य का जो युग है, इसका आदिकाल नाम ही उपयुक्त है।